हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय में अभी तक हम लोगों ने शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, पीनियल और थाइमस ग्रंथि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें पहला है थायराइड, दूसरा पैराथायराइड, तीसरी एड्रीनल ग्रंथि, चौथी पीयूष ग्रंथि, पांचवी थाइमस ग्रंथि, और छठवीं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, इन चारों ग्रंथियों की खास बात यह है कि इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। इनमें बनने वाले जो रसायन हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, ये सीधे रक्त में विसरित होकर के और अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं और अपनी क्रियाशीलता संपन्न करते हैं। अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंच करके ये हार्मोन्स जो कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, वो वहां अंग की पूरी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। वो किसी एक उपापचयी क्रिया को प्रभावित नहीं करते, वो पूरे अंग की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने पीनियल ग्रंथि तक के पढ़ा था। अब दूसरी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि। इस ग्रंथि का कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन होता है और कुछ हिस्सा एंडोक्राइन होता है, अर्थात आधा हिस्सा इस ग्रंथि का, ये 99% हिस्सा जो है वो पाचक रसों का निर्माण करता है और शेष हिस्सा इसका हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। इस वजह से इन ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इसकी खोज लैंगरहैंस नामक एक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उनके नाम के आधार पर इस ग्रंथि को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, जो अग्न्याशय के अंदर पाई जाती है। वास्तव में मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है और इस अग्न्याशय के अंदर ये ग्रंथि लैंगरहैंस की दीपिकाएं उपस्थित होती है, परंतु ये भी हार्मोन्स बनाती है, इसीलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम यानी कि एक तंत्र जो कि बहुत सारे अंगों को मिला करके बनाया जाता है और इनका एक अपना निश्चित कार्य होता है। तो चूंकि अग्न्याशय के अंदर भी हार्मोन्स बनते हैं, इसीलिए अग्न्याशय भी एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है। और तीसरी जो ग्रंथियां होती है वो वास्तव में ग्रंथियां नहीं होती, अन्य अंग होते हैं, परंतु वे भी हार्मोन बनाते हैं। अन्य अंगों में प्लेजेंटा, या जिसको अपरा बोलते हैं हिंदी में, एक अस्थायी संरचना है जो सिर्फ गर्भावस्था के समय निर्मित होता है, वो भी महिलाओं में निर्मित होता है। दूसरे वृक्क, तीसरी आहार नलिका, जिसमें से हार्मोन्स बनते हैं, चौथी हमारी त्वचा, और पांचवा हमारा मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो अभी तक तो हम लोगों ने थायराइड से लेकर के पीनियल ग्रंथि तक के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बारे में, और अन्य अंगों में हम पढ़ेंगे प्लेजेंटा, वृक्क, आहार नलिका, त्वचा और हाइपोथैलेमस के बारे में। तो सबसे पहले अपन ले लैंगरहैंस की दीपिका।
लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्न्याशय के अंदर पाई जाती है और अग्न्याशय की स्थिति हमारी आंत और स्टमक के बीच में। एक गुलाबी चपटी थैली के रूप में, ग्रंथि के रूप में अग्न्याशय पाया जाता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है। और इस अग्न्याशय के अंदर यदि संरचना देखें तो सबसे बाहर की ओर ढीला संयोजी कोतक होता है और भीतर तंत्रिका, तंतु, ब्लड वेसल्स और इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है, जिनको हम एसिनाई कहते हैं। ये एसिनस वास्तव में ग्रंथि के एक्सोक्राइन पार्ट है या बहिर्स्त्रावी भाग है, जिनमें कि अग्न्याशयी रसों का निर्माण होता है। इसके अंदर चूंकि ये अंग है, इसीलिए रक्त नलिकाएं भी उपस्थित होती हैं। ये जो एसिनस होते हैं, इनके केंद्र के हिस्से में पाचक रस भरे हुए होते हैं और ये पाचक रस एक नलिका के द्वारा आंत के उस हिस्से में पहुंचाए जाते हैं जहां पर कि उनका कार्य होता है, यानी पाचन की क्रिया होती है। तो ये भाग, चूंकि इसमें ग्रंथि से एक नलिका निकल करके जा रही है और पाचक रसों को ले जा रही है, तो अग्न्याशय का ये भाग बहिर्स्त्रावी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। लेकिन इसमें छोटी छोटी कोशिकाओं के कुछ समूह होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब देखी गई है। इसी संयोजी ऊतक में एसिनस के बीच बीच में 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनको क्रमशः हम अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल कहते हैं। यदि इनकी परासंरचना देखी जाए तो ये इस प्रकार से समूह में पाई जाती है और प्रत्येक कोशिकाओं का काम अलग अलग होता है। जैसे अल्फा सेल अलग प्रकार के हार्मोन बनाती है। अल्फा कोशिकाएं बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। बहुत सूक्ष्म होती है ये कोशिकाएं और ये हिस्सा या ये तीनों कोशिकाएं मिलकर के अग्न्याशय का एंडोक्राइन भाग बनाती है, मतलब हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। तो जो हार्मोन ये कोशिकाएं बनाती है, उसमें सबसे प्रमुख हार्मोन है इंसुलिन। सबसे पहला और प्रमुख हार्मोन है इंसुलिन। ये बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है और सीधे रक्त में मिलकर के अपने लक्ष्य अंग तक, वास्तव में लक्ष्य अंग इसका पूरा शरीर होता है, क्योंकि पूरे शरीर में ग्लूकोज का उपापचय चलता है और इसका काम है ब्लड शुगर को मेंटेन करना या नियंत्रित करना। यदि रक्त में शुगर बढ़ रहा है, जिसका एक नॉर्मल लेवल होता है 80 से लेकर के 100 ग्राम तक पर लीटर, यदि ये स्तर ज्यादा हो जाता है तो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। ये क्रिया जो है कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन एक रासायनिक रचना की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 51 अमीनो अम्लों से बनता है, जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है और दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिल करके एक
प्रोटीन का निर्माण करती है। तो रासायनिक रचना की दृष्टि से इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसका काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देना। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और ये इंसुलिन और ये ग्लूकोज जो है यूरिन के साथ या पेशाब के साथ धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगता है। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आने लगती है, मूर्छा आती है, शरीर में ऐंठन होती है, भूख लगती है, वेट लॉस होने लगता है, कोई घाव जो है वो जल्दी नहीं भरता है, आँख का जो विजन है या दृष्टि है वो कमजोर पड़ने लगती है और साथ में दांत, इसका असर दांतों पर भी होता है, बहुत जल्दी दांत खराब होने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जिसमें कि विशेष करके शरीर से ग्लूकोज का बाहर जाना और भूख बहुत जल्दी लगना, चक्कर आना, कमजोरी लगना, ये एक विशेष रोग के होते हैं जिसको हम कहते हैं मधुमेह रोग। मधुमेह रोग ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो एक स्थिति रक्त में उत्पन्न होती है, वो है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। और इसका कारण यह है कि इंसुलिन के कम हो जाने के कारण ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता है और यह वजह हाइपरग्लाइसीमिया का कारण बनता है। हाइपरग्लाइसीमिया, और इसी कारण से डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं, हो जाता है। इस रोग के बहुत सारे प्रमुख लक्षण हैं, जिसमें कि जो प्रमुख लक्षण है मधुमेह रोग के, उसमें पहला लक्षण है पॉलीयूरिया, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब का निर्माण होता है या यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर से यूरिया भी बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलने लगता है। दूसरे पॉलीडिप्सिया, जिसका संबंध पॉलीयूरिया से ही है। जब शरीर से ज्यादा मात्रा में यूरिन निकलता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो शरीर में बार बार पानी की आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए प्यास बहुत अधिक लगती है। तीसरा जो परिवर्तन शरीर में दिखाई देता है वो है कीटोसिस। वसा का अधूरा विखंडन होता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगती है और कीटोन बॉडीज के बढ़ने के कारण एक दूसरी स्थिति शरीर में उत्पन्न होती है। कीटोन जो है वो स्वाद में मीठे होते हैं, जो कि वसा के विखंडन से बनते हैं, वो है एसिडोसिस। एसिडोसिस, कीटोसिस के साथ साथ एसिडोसिस जुड़ा हुआ है। कीटोन बॉडीज की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे मूर्छा आती है, चक्कर आने लगता है और व्यक्ति को या रोगी को धीरे धीरे बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी भी आती है कि बहुत ज्यादा अम्लीयता के कारण, बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज बनने के कारण बेहोशी की हालत में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और यदि सामान्य रूप से इस व्यक्ति को ब्लड टेस्ट किया जाए, तो यदि घर में टेस्ट करने के लिए कोई उपकरण नहीं है, तो इस प्रकार के रोगी यदि खुले में पेशाब कर दे तो उसके पेशाब में चींटियां आने लगती है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि उसके यूरिन में शुगर या शर्करा की मात्रा धीरे धीरे निकलने। दूसरा जो हार्मोन है, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, वो है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन ये इंसुलिन के विपरीत काम करता है। ये ग्लाइकोजन को, यानी शरीर में रक्त में जब
ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसके लेवल में लाने के लिए ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दे देता है। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है और ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजिनोलिसिस को प्रेरित करता है, यानी ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के टूटने को प्रेरित करता है। ग्लाइकोजन वास्तव में एक संचित भोजन है जो हमारी यकृत की कोशिकाओं में संचित किया जाता है। आवश्यकता से अधिक जो भी भोजन है उसको किसी न किसी रूप में शरीर के अंदर इकट्ठा करने का काम किया जाता है। तो ग्लाइकोजन जब आवश्यकता पड़ रही है, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, तो इसको तोड़ करके ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है और ग्लूकोज लेवल या ग्लूकोज का स्तर सामान्य कर दिया जाता है। तीसरा जो हार्मोन निकलता है जो कि डेल्टा सेल से निकलता है वो है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन वास्तव में ज्यादा सक्रिय कार्य नहीं करता, फिर भी ये हमारे आंतों में, हथेलियों में और कोशिकाओं के अंदर भोजन के स्वांगीकरण की जो अवधि है उसको बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भोजन का अवशोषण हो सके और उसके द्वारा कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार से लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो कि अल्फा, डेल्टा और बीटा सेल से बनी हुई हैं, ये तीन प्रमुख हार्मोन बनाती हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमैटोस्टैटिन। इसीलिए अग्न्याशय एक प्रमुख पाचक ग्रंथि होते हुए भी हार्मोन्स का निर्माण करती है तथा एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण करते हैं और विभिन्न ग्रंथियों, विभिन्न अंगों की वृद्धि को, उनमें होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं और अंगों का समन्वय भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो अध्याय है वो है हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय। ऐसे रसायन जो कि शरीर में उत्पन्न होते हैं और उसके द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। तो उसमें सबसे प्रमुख है अन्य अंगों में प्लेजेंटा, या जिसको अपरा बोलते हैं। प्लेजेंटा एक अस्थायी अंग है जो कि गर्भावस्था में जैसे ही जो माता के गर्भ में जो शिशु होता है, उस शिशु का विकास जैसे जैसे बढ़ने लगता है, गर्भाशय और गर्भस्थ भ्रूण के बीच में एक अस्थायी संरचना बन जाती है जिसको हम प्लेजेंटा या अपरा कहते हैं। और इस प्लेजेंटा के अंदर एक नाल होती है या नलिका होती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है या नाभि नाल, जिसके द्वारा माता के शरीर से जो पोषक तत्व हैं वो शिशु तक पहुंचते हैं और शिशु के अंदर बनने वाले जो वर्ज्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो माता से होते हुए बाहर निकल जाते। तो जो प्लेजेंटा है या अपरा है, ये जिन प्रमुख हार्मोनों का निर्माण करता है उसमें एक है CGH, उसका नाम है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा है प्लेजेंटल लैक्टोजन। तीसरा है एस्ट्रोजन। चौथा है प्रोजेस्टेरॉन।
ये 4 प्रमुख प्रकार के हार्मोन प्लेजेंटा से निकलते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कोरियन का है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस, ये 3 प्रकार के ऊतकों से प्लेजेंटा का निर्माण होता है। उसमें जो कोरियन का हिस्सा है वो विशेष प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है, जिसके गर्भस्थ शिशु और माता के बीच में अच्छा संबंध बना रहे। उसकी सहायता से कार्पस ल्यूटियम का भी निर्माण होता है। इसके द्वारा टेस्ट भी किया जाता है कि गर्भावस्था है या नहीं। यूरिन में गर्भावस्था के समय इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिन टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। लैक्टोजन जो है ये प्लेजेंटा से निकलने वाला वो हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों का विकास करता है और साथ में उसमें दूध भी बनने को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन, इसका संबंध फॉलिकल निर्माण से है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास से है और गर्भाशय और योनि आदि को विकसित करने में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों को फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो प्लेजेंटा एक अस्थायी अंग है। इसके अलावा जो अन्य अंग, प्रमुख अंगों में एक और अंग है, और यहाँ पर जो मैं भूल गई हूँ, 6वां नंबर, वो है जनद। दूसरा अंग है वृक्क। वृक्क से बहुत सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन निकलते हैं। परंतु फिर भी ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। वृक्क से जो प्रमुख हार्मोन निकलते हैं उसमें पहला है रेनिन, दूसरा है इरिथ्रोजेनिन और तीसरा है रीनोमेडुलरी प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस, इसका काम जो है सोडियम और क्लोराइड आयनों के अवशोषण का नियंत्रण और नियमन करना। रेनिन ये उपापचय से संबंधित है, जो कि विभिन्न प्रकार के पॉलीपेप्टाइड्स के उपापचय में मदद करता है और जुक्स्टामेडुलरी रेस के द्वारा ये स्रावित होता है। साथ में ये भी जल और सोडियम आयनों के अवशोषण का नियंत्रण करता है। रेनिन, इरिथ्रोजेनिन का संबंध लाल रक्त कणिकाओं से है, जो कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। विशेष करके भ्रूणीय अवस्था में इसके द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं। वृक्क के बाद जो अगला अंग है वो आहार नलिका। आहार नलिका जिसके 2 प्रमुख हिस्से हैं, एक आमाशय और दूसरे आंत्र का हिस्सा। इन दोनों हिस्सों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होता है और उनके कार्य भी पाचक से ही संबंधित। अन्य अंगों में एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित अभी अपन ने पढ़ा प्लेजेंटा और वृक्क के बारे में। आहार नलिका भी एक एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि आहार नाल के ही विभिन्न अंगों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं। तो
जहां से या जिन हिस्सों से, पूरे आहार नाल से तो हार्मोन्स सिक्रीट नहीं होते, स्रावित नहीं होते, लेकिन जिन हिस्सों से वो स्रावित होते हैं उसके अनुसार इनको 2 भागों में बांटा गया है। कुछ हार्मोन अमाशय से निकलते हैं और कुछ जो है आंत के हिस्से से, इंटेस्टाइन से निकलते हैं। तो अमाशय से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है गैस्ट्रीन। इनको अमाशयिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रीन। और दूसरा है एंटीरोगेस्ट्रॉन। आंत से जो हार्मोन निकलते हैं उसमें है कोलिसिस्टोकाइनिन, हिपैटोक्राइनिन, और सिक्रिटिन, पैनक्रियोजाइमिन, एंटीरोक्राइनिन, वास्तव में ये जो एंटीरोगेस्ट्रॉन है ये स्रावित होता है आंत से, लेकिन काम वो अमाशय में करता है। और जो गैस्ट्रीन हार्मोन है ये अमाशय में ही निकलता है और अमाशय को ही प्रभावित करता है। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो तुरंत उसकी जो श्लेष्मा की दीवारें हैं उसकी कोशिकाओं से गैस्ट्रीन हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में निकलता है और वो अमाशयी ग्रंथियों को, जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, उन ग्रंथियों को प्रेरित करता है ताकि वो अपने द्वारा पाचक रसों का निर्माण करे। एक गैस्ट्रीन हार्मोन है, लेकिन ये जठर ग्रंथि को प्रेरित करता है जठर रस के निर्माण के लिए। तो इस प्रकार से ये पाचन में मदद करता है। अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली गैस्ट्रीन हार्मोन के द्वारा चूंकि जठर रस के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, इस वजह से इसको हम आधार बिंदु भी कह सकते हैं या आधारीय हार्मोन कह सकते हैं पाचन की प्रक्रिया के लिए। एंटीरोगेस्ट्रॉन बनता आंत के हिस्से में है, आंत के पिछले हिस्से में, लेकिन ये काम करता है जाकर के जठर में यानी अमाशय में, कि जब भोजन अमाशय में पच करके वापस डिओडिनम में आता है यानी ग्रहणी में आता है, ये अमाशय है और ये ग्रहणी का हिस्सा है। यहां से जब भोजन सरक करके ग्रहणी में आ जाता है तो पिछले हिस्से से जो हार्मोन है वो पहुंचता है अमाशय में। कौन सा हार्मोन? एंटीरोगेस्ट्रॉन। और वहां पर इसकी दीवारों को प्रेरित करता है ताकि ये पाचक रसों का बनाना बंद कर दे, क्योंकि भोजन अब अमाशय से सरक करके आंत में आ चुका है। तो क्रिया की शुरुआत गैस्ट्रीन करता है और उस क्रिया को बंद करने का काम एंटीरोगेस्ट्रॉन करवाता है। तो चूंकि ये दोनों अमाशय से संबंधित है इसलिए इनको अमाशयी हार्मोन कहा जाता है। आंत के हिस्से में जो कि 6 हार्मोन निकलते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन, हिपैटोक्राइनिन, सिक्रिटिन, पैनक्रियोजाइमिन, एंटीरोक्राइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन और हिपैटोक्राइनिन ये दोनों हार्मोन जाते हैं यकृत की कोशिकाओं में और वहां प्रेरित करते हैं ताकि वो अपने द्वारा पित्तरस का निर्माण करे और वो पित्तरस आके पित्ताशय में इकट्ठा हो और पित्ताशय से फिर वो पित्तरस ग्रहणी में आए ताकि वहां भोजन का पाचन शुरू हो। तो ये हार्मोन आंत से इस प्रकार से लीवर में पहुंचता है और लीवर में एक थैली होती है जहां की पित्तरस आकर के इकट्ठे। तो
कोलिसिस्टोकाइनिन और हिपैटोकाइनिन का जो लक्ष्य अंग है, टारगेट ऑर्गन है, वो दो यकृत है। इसी प्रकार से सिक्रिटिन और पेनक्रियोजाइमिन ये दोनों रिलेटेड होते हैं अग्न्याशय से। ये दोनों रिलेटेड, और ये दोनों रिलेटेड होते हैं यकृत से यानी कि लीवर से। तो दोनों हार्मोन सिक्रिटिन और पेनक्रियोजाइमिन जाते हैं अग्न्याशय में और वहां एसिनस को प्रेरित करते हैं ताकि वो अपने द्वारा बनाए गए पाचक रस, जिसको हम अग्न्याशयी रस कहते हैं, वो इस ग्रहणी में भेजे। इस प्रकार से इन दोनों ग्रंथियों को प्रेरित करने के लिए ये मात्रा, सूक्ष्म मात्रा में निकलने वाले प्रमुख हार्मोन निकलते हैं वास्तव में आहार नलिका से। बिना इनके यानी सिक्रिटिन और पेनक्रियोजाइमिन के अग्न्याशयी रस का आना शुरू नहीं होता है। एंटेरोक्राइनिन ये पीछे की तरफ आंत के हिस्से में जाती हैं और वहां पर आंत की दीवारों को, जिसको हम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं या ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, उन ब्रूनर्स ग्लैंड को आंत रस बनाने के लिए या इंटेस्टिनल जूस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है या आहार नलिका, ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य अंगों में त्वचा भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। त्वचा में दो हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, और इसी के नीचे हिस्से में डर्मिस के हिस्से में कुछ विशेष प्रकार के वसा उपस्थित होते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में परिवर्तित होकर के हार्मोन्स में बदल जाते हैं। तो उसमें त्वचा से जो प्रमुख हार्मोन बनते हैं या त्वचा में जो प्रमुख हार्मोन बनते हैं वो है अर्गो कैल्सिफेरॉल, और दूसरा है कोली कैल्सिफेरॉल। इन दोनों का संबंध कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों के अवशोषण से है, जो कि हड्डियों के निर्माण के लिए, दांतों के निर्माण के लिए और रक्त स्कंदन के लिए, रक्त की संरचना करने के लिए बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों के अवशोषण को आर्गो कैल्सिफेरॉल और कोली कैल्सिफेरॉल सूक्ष्म मात्रा में नियंत्रित करते हैं। यदि ये कमी हो जाए, इनकी मात्रा कम हो जाए, तो विशेष करके बच्चों में रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों में, विशेष करके जो लंबी हड्डियां होती हैं, हाथ और पैर की हड्डियां, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाती है और हाथ और पैर आड़े तिरछे हो जाते हैं। उस बीमारी को कहा जाता है रिकेट्स। हालांकि इनडायरेक्ट इसका संबंध विटामिन डी से है, और विटामिन डी हमको मिलता है सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो विटामिन डी होता है, वो उसकी उपस्थिति में अर्गो कैल्सिफेरॉल और कोली कैल्सिफेरॉल कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करते हैं। दूसरी जो वयस्कों में बीमारी है वह ऑस्टियोमेल्शिया, जिसमें कि हाथ, पैर और कमर की जो हड्डियां हैं वो काफी कमजोर पड़ जाती है, और विशेष करके महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि ऋतुस्राव चक्र के द्वारा खून की कमी होती है, और खून की कमी के साथ साथ चूंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम भी शरीर से निकल जाता है। बच्चे को स्तनपान कराया जाता है तो दूध के द्वारा कैल्शियम की कमी हो जाती है। इस वजह से यदि उनको भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस ना मिले तो उनके शरीर की हड्डियां, विशेष करके कमर दर्द ज्यादा होता है, पैरों का दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र की हड्डियां काफी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए अर्गो कैल्सिफेरॉल और कोली कैल्सिफेरॉल वास्तव में स्टेरॉइड्स हैं जो त्वचा में नीचे पाए जाते हैं,
और इनका काम कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण हड्डी और ब्लड में दोनों में नियंत्रण करना है। फिर हाइपोथैलेमस, ये हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है, जिसको हम जो सबसे प्रमुख भाग होता है घ्राण पिंडक के बाद में, वह है सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसके पीछे का जो हिस्सा होता है डायंसिफेलॉन, उसका फर्श बनाता है हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस से बहुत सारे प्रेरक हार्मोन निकलते हैं, मोचक हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि प्रेरक हार्मोन को बनने के लिए प्रेरित करते। प्रेरक हार्मोन बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में या पीयूष ग्रंथि में, इसीलिए पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो उनमें बनने वाले प्रेरक हार्मोनों को प्रेरित करने के लिए, उनको बनने के लिए प्रेरित करने के लिए हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स निकलते हैं। वास्तव हम हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का हिस्सा है, इसलिए इसका जो हर हिस्सा होता है वो न्यूरोसिक्रेटरी होता है, मतलब तंत्रिकाओं के द्वारा उसमें हार्मोन्स का निर्माण होता है। जो सबसे पहले जो प्रमुख हार्मोन निकलते हैं वो है टीटीएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग मोचक हार्मोन या रिलीज्ड हार्मोन कहते हैं जिसको। एक है ACTH, मोचक, और GTH मोचक हार्मोन। TTH, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, ये बनते हैं पीयूष ग्रंथि में। ये तीनों ही हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। परंतु इन हार्मोन्स को भी बनने के लिए प्रेरित करते हैं ATTH मोचक हार्मोन या रिलीज्ड हार्मोन, ACTH रिलीज्ड हार्मोन और GTH रिलीज्ड हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं। इन हार्मोनों को बनाने के लिए उनको भी प्रेरित करने वाले अलग हार्मोन्स होते हैं। और एक हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन, बिल्कुल इसी नाम का एक हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बनता है, लेकिन वहां पर इसका काम भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाना। और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले सोमैटोस्टैटिन का काम है ग्रोथ हार्मोन की निर्माण को बंद करना। ग्रोथ हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये हमारी लंबी हड्डियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। और जीवन पर्यंत ये हार्मोन यदि निकलता रहे तो मृत्यु तक के हमारे हाथ और पैर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। इसलिए एक निश्चित समय तक शरीर में जिस हार्मोन की जब आवश्यकता होती है और जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, शरीर स्वयं इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसीलिए पूरा शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, ग्रंथियां हैं, वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है और कई प्रकार के हार्मोन्स को स्वयं नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं फीडबैक रिएक्शन या पुनर्निवेशन क्रिया के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस से ये 4 प्रमुख हार्मोन निकलते हैं। और सबसे खास जो अंग है वो है जनक, जिसको गोनैड्स कहते हैं। नर में यह वृषण कहलाते हैं और मादा में ये अंडाशय कहलाते हैं। नर के जनदों को वृषण या टेस्टिस कहा जाता है और मादा के जनदों को
अंडाशय कहा जाता है। जनक का मतलब है ऐसे अंग जहां पर कि जनन इकाइयों का निर्माण होता है। तो जनन इकाइयों के निर्माण के साथ साथ उनके बनने को प्रेरित करना, उनकी वृद्धि करना, उनकी मात्रा को नियंत्रण रखना और जनन अंगों के विकास के ऊपर नियंत्रण रखना, ये इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। वृषण से जो हार्मोन निकलते हैं उनको एक साथ एंड्रोजेंस कहा जाता है। वास्तव में ये दो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एंड्रोस्टेरोन। ये दोनों स्टेरॉइड्स होते हैं। इन दोनों को एक साथ एंड्रोजेंस कहा जाता है। और अंडाशय से निकलने वाले जो फीमेल हार्मोन हैं, अंडाशय में जो भी हार्मोन बनेंगे वो मादा हार्मोन्स कहलाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस। तो एस्ट्रोजेंस 3 होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है रिलैक्सिन। एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं में निर्मित होते हैं, अंतरालित कोशिकाएं जिनको लेडिक सेल कहा जाता है। लेडिक कोशिकाएं। और इन हार्मोन्स का काम है कि मेल में या पुरुषों में विभिन्न प्रकार के लक्षण यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण, दाढ़ी मूंछों का निकलना, आवाज का भारी होना, मसल्स का डेवलप होना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एटीपीज का संग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और उसकी माप का निर्धारण होना, और साथ में ये शुक्राणुओं के बनने को भी प्रेरित करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। यदि इनकी कमी हो जाए तो व्यक्ति जनन की दृष्टि से नपुंसक होते हैं या जनन की दृष्टि से अक्षम्य हो जाते हैं। बचपन में ही इनके जो हार्मोन्स हैं वो उनका निकलना 2 हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। एक को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे यदि बचपन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम मात्रा में निकला तो टेस्टिस का या वृषण का विकास ही नहीं होता और ये छोटे हो जाते हैं, पिलपिले रहते हैं, कभी कभी तो शरीर से बाहर इनका ग्रोथ ही नहीं होता है और शरीर के अंदर रह जाते हैं। तब वो स्थिति कहलाती है क्रिप्टोर्किड स्थिति। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का संबंध इन्हीं एंड्रोजेंस से है जिनके रिलीज में, जिनके मोचन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल प्रेरक हार्मोन FSH और LH, ये दोनों क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, GT। इनके द्वारा बाकी हार्मोन्स प्रेरित होते हैं। टेस्टिस की यदि हम संरचना देखें तो उसकी इकाइयां होती है सेमिनिफेरस नलिकाएं, जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और उन्हीं सेमिनिफेरस नलिकाओं के साथ साथ बीच बीच में विशेष प्रकार की अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और यही इंटरस्टिशियल सेल्स लीडिक सेल्स कहलाते हैं जो कि हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। अंडाशय जो कि एस्ट्रोजेंस का निर्माण करता है, इसमें सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो कि अंडाशय के अंदर बहुत छोटी छोटी फॉलिकल्स बनती हैं। यदि हम इनकी संरचना देखें तो पूरे अंडाशय में चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जनन स्तर होता है और वो स्तर की जो कोशिकाएं हैं ये छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह बनाती हैं और इनको कहा जाता है फॉलिकल। इन फॉलिकल्स की क्या विशेषता होती है कि उन फॉलिकल्स में
कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें से एक कोशिका विकसित होकर के अंडाणुओं का निर्माण करती है। तो एस्ट्रोजन का काम है अंडाशय का विकास करना, उसमें फॉलिकल्स का विकास करना, अंडाणु के बनने को प्रेरित करना, उसका विकास करना, और साथ में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो कि फीमेल के होते हैं, आवाज का पतला होना और कमर, जांघों में, वक्ष के हिस्से में वसा का जमाव होना, और साथ में अंडाणु का रिलीज होने के साथ साथ गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का निर्माण होना, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आरंभ होना। तो ये एस्ट्रोजन के द्वारा। प्रोजेस्टेरॉन ये बनता है कार्पस ल्यूटियम, एक अस्थायी ग्रंथि होती है। अंडोत्सर्ग के बाद जब अंडोत्सर्ग होता है तो ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल खाली हो जाती है, उसके स्थान पर एक अस्थायी ग्रंथि बनती है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन निर्मित होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके बाद निषेचन, गर्भधारण करने की प्रक्रिया, और यदि गर्भधारण नहीं होता तो फिर से उसको रिलीज करने का काम करता है। और रिलैक्सिन ये विशेष करके प्रसव काल के लास्ट में बनता है, जो प्यूबिस सिम्फाइसिस को ढीला करके प्रसव में मदद करता है। इस प्रकार से अंडाशय और वृषण, जो कि एक सामान्य अंग है, शरीर के जनन अंग है, परंतु फिर भी हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो रसायन यानी हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, और ये हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों में बनते हैं। कुछ जो है वो शुद्ध एंडोक्राइन अंग होते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथियां होती है, कुछ अंग मिश्रित ग्रंथियां होती है, और कुछ ना तो एक्सोक्राइन होते हैं ना एंडोक्राइन होते हैं, फिर भी हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। इस वजह से वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो ये सारे बिंदु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। विभिन्न अंगों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनका फंक्शन क्या है, यही अभी अपन ने देखा कि सभी अंगों की नियंत्रित प्रक्रिया हार्मोन्स की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है, और ये हार्मोन जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं। धन्यवाद।